नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनपी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। अभी हर दिन 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 1,34,154 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 2,887 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 2,11,499 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 80,232 एक्टिव केस कम हुए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में निर्माण कर सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीसीजीआई से स्पुतनिक वी बनाने के लिए प्रशिक्षण लाइसेंस की अनुमति मांगी। कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने टेस्ट, एनालिसिस और एग्जामिनेशन के लिए भी आवेदन किया है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीएसई 12वीं के छात्रों और अभिभावकों के साथ हो रही वर्चुअल बैठक में अचानक गुरुवार को शामिल हो गए। उन्होंने इस दौरान छात्रों और उनके पेरेंट्स के साथ में बातचीत की। इस दौरान छात्रों और उनके पेरेंट्स से प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा के स्थगित और इसके अवसर पर चर्चा की। आपको बता दें कि 12वीं के छात्रों और पेरेंट्स के बीच में सीबीएसई ने ये बैठक बुलाई थी ताकि 12वीं के परीक्षण परिणाम के फॉर्मूले को लेकर निष्कर्ष निकाला जा सके। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। अस्पताल की एथिक्स कमेटी ने जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा। मई में डीजीसीआई ने बच्चों के फेज 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी थी। भारत में बच्चों के लिए कोरोना टीके की ट्रायल को अनुमति मिलने के बाद जल्द एम्स में इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी और साथ में पीएमओ के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कोरोना के बीच एथलीटों के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने, एथलीटों के टीकाकरण आदि की दिशा में उठाए गए अलग अलग कदमों से अवगत कराया। सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर देश भर के सीबीएसई स्कूलों से जानकारी मांगी है कि कोविड के दौरान प्रशिक्षण, पठन पाठन, सामाजिक भावना पर क्या असर पड़ेगा। ये जानकारी इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि बच्चों के लॉकडाउन के दौरान दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा का क्या असर पड़ा है और कैसे उसे और बेहतर बनाया जा सके। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान छोटे बच्चों पर ऑनलाइन क्लास का दबाव बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने छोटे बच्चों के माता पिता का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाने का फैसला लिया है। साथ ही विदेश जाने वाले छात्रों को भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, इसलिए फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में कोरोना के मामले घटकर आधे हो गए हैं। हमारे द्वारा 1,04,000 वैक्सीन की खुराक अब तक मुफ्त में दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने कोरोना के मामले कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया, लेकिन हमने कुछ प्रतिबंध लागू जरूर किए हैं और तेजी से इस पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के दौरान हमें लोगों का समर्थन मिला, इसलिए यह संभव हो सका। एलओसी पर भले ही पिछले 3 महीने में शांति हो, लेकिन भारतीय सेना को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने की जरूरत है। ये कहना है थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का, जो 2 दिवसीय दौरे पर कश्मीर में गए थे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शांति समझौते के 100 दिन पूरे होने पर शांति समझौते के दौरान एलओसी और कश्मीर घाटी में हालात की समीक्षा करने के लिए ही थल सेना अध्यक्ष कश्मीर घाटी के दौरे पर गए हुए थे। इंडियन एयरफोर्स के टॉप अधिकारियों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को एयरफोर्स मुख्यालय से अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 2 नए कमांडर इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। एयर ऑपरेशंस के महानिदेशक एयर मार्शल वल्लभ राधाकृष्णन दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल आरजे डकवर्थ प्रयागराज में संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोगों को निरंतर जागरूक रह रहे हैं और साथ में क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, हमने उसे कुछ हद तक नियंत्रण में जरूर किया है। भीड़ न होने दीजिए, सरकार में जो नियम बनाए उनका पालन करें।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को राज्य में संक्रमण के 1268 नए मामले सामने आए, जबकि 4260 लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब 25,546 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटे में 108 लोगों की जान चली गई। लॉकडाउन के बाद से राज्य में कोरोना की रफ्तार लगातार थमती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की संख्या में कमी आने के साथ ही अब वहां पर भी प्रतिबंधों में कई तरह की रियायतें दी जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने 5 स्तर पर लॉकडाउन हटाने का फैसला किया है। हालांकि मुंबई को रियायत देने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। यहां पर अनलॉक पर फैसला 15 जून के बाद लिया जाएगा। कुछ समय पहले तक कोरोना से पूरी तरीके से प्रभावित रहे महाराष्ट्र में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। दिल्ली में कोविड-19 के 487 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की दर 0.61% हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कुल 45 मरीजों की बीमारी से मौत हुई है और 1058 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 80,046 टेस्ट किए गए। ये लगातार चौथा दिन है जब संक्रमण की लगातार कम हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फेविफ्लू दवा लेने और इसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी पहल की है। रिलायंस ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के परिवारों को अगले 5 सालों तक सैलरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मृतक के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा रिलायंस कंपनी ही उठाएगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में टीकाकरण अभियान के तहत 124 साल की महिला को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। महिला की उम्र सुनकर सभी हैरत में हैं। इस बात की जानकारी बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट करके दी है। बारामूला में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रशासन घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहा है। देश में वैक्सीन अभियान को तेज करने के लिए वैक्सीन की आवाजाही में एयर इंडिया के विमानों की सहायता ली जा रही है। एयर इंडिया के विमान देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन को पहुंचाने में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि एयर इंडिया के 5 अनुभवी और वरिष्ठ पायलटों का कोरोना के कारण निधन हो चुका है। इसके कारण वैक्सीनेशन अभियान पर भी असर देखने को मिला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कर्नाटक में अब 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले येदियुरप्पा बुधवार को कहा गया था कि गांव में कोरोना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात से लगातार लोगों के रोजगार ठप होते जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बढ़ी हुई बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। राहुल गांधी ने इसके लिए मोदी सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा कि अब की बार करोड़ों बेरोजगार कौन जिम्मेदार, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को समन जारी करते हुए उन्हें नसीहत दी है कि एलोपैथी को लेकर बचें, उन बयानों से बचें। अदालत ने रामदेव से कहा कि आप कोरोनिल का प्रचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एलोपैथी को लेकर ऐसे बयान ना दें। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह बात कही। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इस बीच अब ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोर माइक्रोसिस के मामलों की बढ़ती संख्या भी लगातार परेशानी खड़ी कर रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया। राजधानी दिल्ली में वर्तमान में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा केस हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता गुरुवार को साफ हो चुका है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हमेशा से ही 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाता था। इस साल भी कोरोना महामारी को देखते हुए मेरिट के आधार पर ही दाखिला दिया जाएगा। ये जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पीसी जोशी ने दी है। कुलपति ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 15 जुलाई के आसपास दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी बोर्डों के छात्रों को समान महत्व होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला किया है। सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस शासित पंजाब, राजस्थान में राज्य सरकारों पर कोरोना वैक्सीन की बर्बादी के साथ साथ कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ठाकुर ने कहा कि गांधी परिवार के दोनों पसंदीदा मुख्यमंत्री इस करप्शन के पीछे हैं। जो वैक्सीन जनता को मुफ्त में मिलनी चाहिए वो 3120 में मिल रही है।
तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता समीत पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। पात्रा ने कहा कि इस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है। पात्रा ने यह भी कहा कि अप्रैल में 34,750 मृत्यु दर प्रमाण पत्र जारी हुए, जबकि दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं वो बेहद कम हैं। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। परिवर्तन निदेशालय ने विदेशों से आने वाली फर्टिलाइजर में 800 करोड़ रुपए की कमीशनखोरी को लेकर दर्ज हुए मामले में आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार किया है। कमीशनखोरी के इस मामले में इफ्को और इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंधन निदेशकों समेत अगस्ता वेटलैंड्स का मामला का आरोपी राजीव सक्सेना भी शामिल है। आरजेडी से राज्यसभा के सांसद अमरेंद्र धारीवाल सिंह। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन के यूपी दौरे के बाद में बुधवार को दिल्ली लौटे। इस दौरे में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर संगठन और सरकार के कई प्रमुख लोगों से एक साथ अलग अलग बातचीत भी की। कुछ मंत्रियों की सुनी और उनकी क्षमता और योजना की शाह भी नापी। बैठकों में कोरोना में ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर भी चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस रोधी विभिन्न टीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा के बारे में जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया कि जैसा कि अनेक देशों ने दिखाया है कि टीके संबंधी आंकड़ों को साझा करके जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, ऐसा ही भारत सरकार को भी करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर को बसपा से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने यह कार्रवाई इन नेताओं के एक राजनीतिक दल में शामिल होने को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच की है। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा बसपा शासनकाल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने शायर इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से गुरुवार को जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रतापगढ़ी की नियुक्ति की है। आपको बताएं कि प्रतापगढ़ी ने नदीम जावेद का स्थान लिया है। इमरान प्रतापगढ़ी पेशे से शायर हैं और पिछले कई चुनावों में वो कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभा चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से वो लोकसभा टिकट पर लड़े भी थे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क का विवादित बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना अगर बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज होता। ये बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से आजादे इलाही है, जो कि अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से खत्म हो जाती है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच राजधानी दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोविड का स्टॉक खत्म हो चुका है। फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के ही सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हैं, लेकिन अब ज्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए आन पड़ी है जो लोग जिनकी दूसरी डोज का वक्त आ चुका है। केंद्र सरकार ने कोरोना से प्रभावित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, राज्य संस्थाओं और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां तय की हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने एक पत्र लिखा है।
देश में फाइजर की अमेरिकन वैक्सीन अगले महीने आ सकती है। सरकार इस दिशा में नियामक कानूनी अड़चनों में ढील देने का फैसला कर रही है। दरअसल फाइजर ने क्षतिपूर्ति संबंधी नियमों में छूट मांगी थी। सरकार में अब इस बात पर सहमति हो गई है कि उसे छूट दे दी जाए। इस तरह की छूट कंपनी अमेरिका सहमति उन सभी देशों की से मांगती है जहां वैक्सीन की सप्लाई होनी है। अगर फाइजर की वैक्सीन पर सरकारी मंजूरी मिल जाती है तो अगले चौथी वैक्सीन वहां पर हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई के साथ में 30 करोड़ वैक्सीन डोज आरक्षित करने की व्यवस्था की है। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन डोज अगर दिसंबर 20-21 के बीच निर्मित की जाएंगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1500 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान भी दे दिया है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कुछ दिनों की देरी के बाद आखिरकार मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने इसकी जानकारी दी। पिछले 5 सालों में 2017 में 18 को छोड़कर मानसून में हमेशा कुछ दिनों की देरी हुई है। साल 2020 में इसके 1 जून को हिट होने का अनुमान था, लेकिन ये 5 जून से शुरू हुआ। साल 2019 में इसकी भविष्यवाणी 6 जून की थी, जो कि 8 जून को शुरू हुआ। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब गहलोत सरकार ने भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। आरबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले की जानकारी दी। सीबीएसई के बाद अब गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने भी कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने बताया कि बुधवार को सूबे की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी के बाद इसकी घोषणा की गई है। कक्षा 12वीं के सभी छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इस बैठक में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इस बात का ऐलान किया। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीएसई ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का स्वागत किया था। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना काल में परेशान गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। वो इन लोगों की दिन रात मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इस बीच सोनू सूद ने कई लोगों से मुलाकात की है। लोगों ने सोनू सूद के साथ फोटो खिंचवाए और सोनू सूद को दुआ देते हुए चले गए। आपको बता दें कि सोनू सूद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और लोगों का खासा प्यार भी उन्हें मिल पा रहा है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 382.95 अंक की तेजी के साथ में 52,232.43 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 114.15 अंक यानी कि 0.73% ऊपर से 15,690.35 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 882.40 अंक यानी कि 1.74% मजबूत हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बुधवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस के पास ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अब मजबूत बैलेंस शीट है। इसके साथ ही उन्होंने जियो, रिलायंस रिटेल और तेल से लेकर रसायन बिजनेस में भी भारी निवेश के संकेत दिए हैं। गुरुवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है। 3 जून को सोने की कीमतों में 7 रुपए की मामूली टूट हुई है। वहीं चांदी 349 रुपए मजबूत हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 3 जून की सुबह 24 कैरेट सोने की कीमत 49,211 प्रति 10 ग्राम रही। वहीं 999 शुद्धता वाली भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी मामले पर बुधवार को 3 घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद यह मामला गुरुवार तक के लिए टल गया है। मेहुल चौकसी को अवैध प्रवेश मामले में 3 जून को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया। उम्मीद है कि भारत प्रत्यार्पण के मामले में भी कोर्ट में अहम फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल मेहुल चौकसी की तमाम अर्जियों को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान के शहर कराची में स्थित डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक सुरक्षाकर्मी ने गोलियां चला दी। इस घटना में कम से कम 9 लोगों के घायल होने की जानकारी है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षाकर्मी की पहचान गुलचाई के तौर पर हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि धारावाहिक के निर्माता के साथ में बहस के बाद में चाई ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस करके तुसी वो जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। तुहानू